Good morning, all of you. Now we will continue the second chapter. Earlier we studied about the short period and long period goals. Now we continue with the chapter. Now the next point is features of planning, then success of planning, and then failures of planning. So now three topics are still pending. So now I will continue with the features of planning. Okay. So now in that case, planning in India has witnessed. So now in India, planning commission was set up in the year 1950. 1950 में planning commission was set up, and first 5-year plan was started from the year 1951. Planning commission was set up in India under the presidentship of that time the prime minister was Pandit Jawaharlal Nehru. So every time whosoever is the Prime Minister of the country, he will be the President of Planning Commission or Niti Aayog. Okay, so now planning in India has witnessed a marked shift in the economic policy of the government in the year 1991. Accordingly, features of economic policy are often studied separately. So economic policies, that is new economic policy, we will study is afterwards, that is liberalization, privatization and globalization. So now there are the present section describes the features of economic policy between the period 1951 to 1991, because after 1991 India adopted a new economic policy, that is LPG, liberalization, privatization and globalization. So now the first is heavy reliance on public sector. इकोनॉमिक पॉलिसी प्रायर टू 1991 इंडिकेटेड हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर. उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस था दैट वाज ऑन पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर. जो फर्स्ट IPR हुआ था दैट इज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इन 1956. In that IPR, 17 industries were reserved for public sector and 12 industries for private sector. तो 17 फैक्ट्रीज आती थी अंडर गवर्नमेंट में, दैट मीन्स फॉर पब्लिक सेक्टर, और 12 इंडस्ट्रीज आती थी प्राइवेट सेक्टर में. तो उस टाइम ज़्यादा रिलायंस मीन्स ज़्यादा जो ट्रस्ट था, ज़्यादा जो फोकस किया जाता था दैट वाज ऑन पब्लिक सेक्टर. नाउ द सेकंड इज रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर. उस टाइम पर जो प्राइवेट सेक्टर का था वो रेगुलेटेड डेवलपमेंट किया जाता था. मींस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी प्राइवेट इंडस्ट्री अ प्राइवेटर विदाउट लाइसेंस और विदाउट रजिस्ट्रेशन इट वाज नॉट पॉसिबल टू ओपन एनी प्राइवेट इंडस्ट्री. सो रेगुलेटेड डेवलपमेंट मींस अंडर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1948 जो भी प्राइवेटर्स के अंदर में आती थी फैक्ट्रीज़ को अगर आपको एस्टेब्लिश करना होता था तो उस केस में आपको विथ परमिशन, विथ लाइसेंस, विथ रजिस्ट्रेशन ही उनको डेवलप किया जा सकता था. ओके. सो जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स में जितनी भी प्राइवेट कंपनीज डेवलप होती थी उनके लिए दे वांटेड लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, बिना उसके पॉसिबल नहीं था. Similarly, Monopolies and Restrictive Trade Practice Act 1969 placed several restrictions on the expansion of industries. तो काफ़ी restrictions भी लगा लिए थे कि अगर industries को expansion और करना है तो उसके लिए भी बहुत सारे restrictions लगा रखे थे. तो इस तरह private sector को बहुत ज़्यादा regulate कर रखा था. Now the third is protection of small scale industries and regulation of large scale industries. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन देना, किससे प्रोटेक्शन देना? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से. तो इस तरह से अगेन द MRTP एक्ट दैट इज़ मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट स्टार्ट किया गया था ताकि जितना भी मोनोपोलीज जितनी भी थी तो लार्ज सेक्टर को थोड़ा कंट्रोल किया जाता था, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दिया जाता था फ्रॉम कॉम्पिटिशन, ताकि वो भी मार्केट में एस्टेब्लिश हो सके और उसको भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो. सर्टेन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन वर एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. कई एरियाज़ थे जो खाली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए ही रिजर्व किए गए थे. पर्टिकुलरली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़, लेबर इंटेंसिव द इंडस्ट्रीज़ विच रिक्वायर मोर लेबर देन कैपिटल, दैट इज़ नोन एज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़. तो उनको काफ़ी प्रोटेक्शन दिया गया था, लाइक रेडीमेड गारमेंट्स, केमिकल, लेदर इंडस्ट्रीज़ एक्सेट्रा. देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की फाइनेंस नीड के लिए भी गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सेक्टर को डेवलप कर रखा था. गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सेक्टर को भी डेवलप किया था, उनके लिए उनको लोन प्रोवाइड किया जाता था. तो इस तरह से बहुत सारे गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन एक्ट लगाए थे टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़.
Now, development of heavy industries of strategic significance, industries like electricity generation, engineering goods. heavy industries वो आती हैं जो हैवी इंडस्ट्रीज़ होती है, लाइक इंजीनियरिंग गुड्स बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी गुड्स, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़, वो सब कहलाती हैवी इंडस्ट्रीज़. तो दे ऑल्सो गॉट रिकग्निशन, उनको भी रिकग्निशन मिला था. फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग. उस टाइम गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, डेफिनेटली वी नीड मोर इन्वेस्टमेंट चाहिए. और इन्वेस्टमेंट कब होगा? व्हेन वी हैव मोर सेविंग. तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पर. देन प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन को अवॉइड करना. फॉर दैट वी नीड सेल्फ सफिशिएंसी. हम में सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हम हमारी कंट्री में करें ताकि फॉरेन का हमें इंपोर्ट ना करना पड़े और हम उस कॉम्पिटिशन्स को अवॉइड कर सकें, इंपोर्ट ड्यूटीज़ को हम कम कर सकें. तो इस तरह से सारा डिसाइड करना. देन फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन लाइक टू अवॉइड इम्पोर्ट्स, अवॉइड करने के लिए वी हैव टू प्रोड्यूस ऑल दीज आइटम्स इन आर कंट्री. ओके, सो दैट इज़ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट करना बाय आर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स. तो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन करें सो दैट इम्पोर्ट शुड बी लेस, कम से कम इम्पोर्ट किया जा सके. एंड देन वी प्रमोट सेल्फ सफिशिएंसी, वी प्रमोट एक्सपोर्ट्स. तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उसका हम प्रोडक्शन हमारी कंट्री में ही करें. रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन कैपिटल. Foreign direct investment, that is FDI, was controlled and regulated through FERA, that is known as FERA Act. उसको बोला जाता है FERA Act. तो FERA Act के अंडर में उनको प्रमोट ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करना, लिमिटेड करना. तो कि अगर जितना ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, अगर हमारी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन पर बढ़ेगी और फॉरेन की डोमिनेंसी हमारे कंट्री में स्टार्ट हो जाएगी. तो मोनोपोली को अवॉइड करने के लिए, उस डोमिनेंस को अवॉइड करने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिमिटेड किया गया था. एंड द लास्ट इज सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग. सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मीन्स गवर्नमेंट जितना भी प्लानिंग करेगी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट प्लानिंग करेगी. सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होगा, गवर्नमेंट ही सारे स्टेट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगी. स्टेट्स में किसी तरह का कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा. सो ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग. ये सारे हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग. नाउ द नेक्स्ट इज सक्सेस ऑफ प्लानिंग, कि हमें प्लानिंग में क्या क्या सक्सेस मिला. नाउ द फर्स्ट इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम, जो गवर्नमेंट की ड्यू टू गुड प्लानिंग स्ट्रेटजीज जो हमारी नेशनल इनकम थी इट हैज़ इंक्रीज्ड. नाउ जस्ट सी द ग्राफ. इट वॉज इन द फर्स्ट 5-year प्लान इट वॉज 4.6% विच इन 12th 5-year प्लान हैज़ इंक्रीज्ड टू 6.8%. तो इतना हमारा नेशनल इनकम में राइज हुआ. Then the second is increase in per capita income. Per capita means per person. Per capita income which was in first 5-year plan it was that is 2.7% and in 12th 5-year plan it has increased to 5.5%. तो इतना हमने due to planning, due to good planning हमने इतना success किया. And then the third is rise in saving and investment. Investment बहुत increase हुआ which was in 1950-51 9.3% and which has increased to 32.3% in 2017-18. Institutional and technical changes मीन्स न्यू चेंजेस आए, न्यू टेक्निक्स आई. हमने ट्रेडिशनल आउटलुक को छोड़कर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ किया. तो इस तरह से धीरे धीरे चेंजेस आया. दैट इज़ लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में स्टार्ट हुए. लैंड रिफॉर्म्स का मतलब होता है जितना ज़मींदार थी, जितनी सारी वो सारे सिस्टम थे उनको एबॉलिश किया गया और धीरे धीरे लोगों में इम्प्रूवमेंट किया गया, विद टेक्नोलॉजी इम्प्रूव किया गया. नाउ द लैंड रिफॉर्म्स इंक्लूड एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज. ओके, एबॉलिश किए गई सारी जितनी भी इंटरमीडियरीज थी. इंटरमीडियरीज का मतलब वही होता है कि जो बीच में काम करते हैं दोनों के, गवर्नमेंट और फार्मर के बीच में, लाइक ज़मींदार, रैयतवाड़ी, ये सारे उनको कंट्रोल किया गया. मॉडरेशन एंड रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट को
रेगुलर किया गया। देन सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, जो लैंड होल्डिंग्स थी उस पर सीलिंग मतलब उसकी मैक्सिमम लिमिट डिसाइड की गई कि कितनी एक ज़मींदार के पास कितना लैंड होगा, और इफ़ द ज़मींदार हैड मोर देन दैट लैंड तो उससे वो एक्स्ट्रा लैंड लेकर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द फार्मर्स किया गया। देन ऑप्टिमाइजिंग होल्डिंग साइज थ्रू कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन का भी यही मतलब होता है कि फ्रेगमेंटेड जो अलग अलग जगह पर जो होल्डिंग्स थी उनको एक जगह पर दे दिया गया और इस तरह से कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स किया गया। तो ये सारे चेंजेस आए थे, लैंड रिफॉर्म्स कहलाता है। वी विल स्टडी अबाउट इन द नेक्स्ट चैप्टर डेफिनेटली। तो दीज आर नोन एज लैंड रिफॉर्म्स। इस तरह से सारे रिफॉर्म्स किए गए थे, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया था फार्मिंग में। एंड द यूज़ ऑफ HYV सीड्स इंक्रीजेज, दैट मीन्स हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स इंक्रीज हुआ, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हुआ, इरीगेशन फैसिलिटीज़ इंक्रीज हुई। सो by all these process then India got self-sufficiency in food grains. So these are the success of planning. Then growth and diversification of industries, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ का भी ग्रोथ हुआ। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स डिफरेंट, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ इंडिया में स्टार्ट होने लगी। 11th 5-year प्लान आते आते जो ग्रोथ रेट था दैट वॉज 6.9% हो गया, और डिफरेंट टाइप का इंडस्ट्रीज़ आया। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने जितने भी लाइसेंस थे वो सारे लाइसेंस भी धीरे धीरे अबॉलिश करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स अब सारे प्राइवेटर्स को टू ओपन एनी इंडस्ट्री ज़रूरत नहीं था कि सबके लिए लाइसेंस लेना कंपल्शन है। लाइसेंस इज़ रेस्ट्रिक्टेड फॉर ओनली 5 to 6 कंपनीज़, 5 to 6 इंडस्ट्रीज़ के लिए ही लाइसेंस का रूल रखा गया, बाकी सबको लाइसेंस फ्री कर दिया गया। सो काफ़ी प्रमोट हुआ, इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ हुआ, काफ़ी इन सब चीज़ों में ग्रोथ हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, economic infrastructure means of transportation, communication, irrigation facility, power generation, banking, insurance, इन सब का डेवलपमेंट हुआ। इंडियन रेलवेज स्टार्ट हुई, रोडवेज स्टार्ट हुआ, कनेक्टिविटी बढ़ी, बहुत सारा IT सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ। तो बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन में डेवलपमेंट हुआ, उनमें बेनिफिट्स मिलने लगे। नंबर ऑफ़ बेड्स बढ़े, बर्थ रेट में हम कंट्रोल कर पाए, डेथ रेट को हम कंट्रोल कर पाए। जहाँ पर पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज ओनली 32 years विच हैज़ इंक्रीज्ड टू 69.4 years इन 2018। डेथ रेट जहाँ पर डेथ रेट हैज़ केम डाउन टू 6.3 per 1000, जहाँ पर 1951 में जो 27 per 1000 थी वो कम होकर ओनली 6.3 per 1000 हो गई। तो इस तरह से बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ रिगार्डिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देन एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ, न्यू पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स बने, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स बनी, विच अगेन वी विल स्टडी इन द आर नेक्स्ट चैप्टर्स। ठीक है, 5-year प्लान्स में काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम हुआ, इस तरह से। एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल मीन्स फॉरेन ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज, दैट इज़ नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज़ हुआ। इन 1948-49 द वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड वॉज ₹792 crores विच हैज़ इंक्रीज टू 5,902,036 crores in 2018-19, इतना इंक्रीज़ हुआ। सो ऑल दीज आर द सक्सेस ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग की वजह से व्हाट वी अचीव्ड, हमने बहुत कुछ अचीव किया प्लानिंग में, बहुत सारा हमने अचीव किया। लाइक इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम, इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम, देन इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग में राइज हुआ, देन इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल ट्रेड। तो हमने बहुत सारी चीज़ें अचीव की। but always with merits there are some demerits also, तो but कुछ demerits तो डेफिनेटली सी बात है, जहाँ हमने इतना अचीव किया तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो रही ही होंगी। नाउ द फर्स्ट इज़ द फेलियर ऑफ प्लानिंग, के क्या क्या फेलियर्स आए। सो नाउ द फर्स्ट इज़ एब्जेक्ट पॉवर्टी।
जितना हमने पॉवर्टी को कम करने का सोचा था, जितने हमने पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स स्टार्ट किए थे, बट स्टिल द पॉवर्टी रेट ऑफ इन इंडिया स्टिल इज़ 21.9% ऑफ पॉपुलेशन स्टिल दे लिव बिलो पॉवर्टी लाइन। तो आज भी वो लोग हैं जो BPL में काउंट होते हैं। 21.9% पॉपुलेशन इंडिया की आज भी BPL में काउंट होती है। तो हमने जितना टारगेट लिया था उतना हम अचीव नहीं कर पाए। स्टिल पॉवर्टी में काफ़ी कमी आई है, बट स्टिल हमें आज और भी उसको कम करना है। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन मींस राइज इन जनरल प्राइस लेवल। जब प्राइसेस बहुत हाई हो जाती है, जब महंगाई बढ़ जाती है, इट इंक्रीजेज द डिफरेंस बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। जिनके पास है, जिनके पास नहीं है। इन दैट सिनेरियो रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इन्फ्लेशन बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस बहुत बड़े इंडिया में। कितना हमने प्रोग्राम बनाया, बट स्टिल जितने हमने अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम्स चलाई तो उसका बेनिफिट जो है वो सबको नहीं मिल पाया। सो स्टिल the unemployment crisis was there in India. Inadequate infrastructure, जितना स्कूल, कॉलेजेस, ब्रिज, डैम्स, रोड्स जो हमने सोचा था उतना आज हम इतना कवर नहीं कर पाए। कनेक्टिविटी स्टिल देयर आर मैनी एरियाज, मैनी रिमोट एरियाज विच आर नॉट कनेक्टेड विथ रोड्स, विच आर नॉट कनेक्टेड विथ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिफिकेशन स्टिल इज नॉट देयर। सो स्टिल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम इज देयर एंड स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड मीन्स होता है एक साइड पर झुका हुआ। देखो जस्ट सी द फिगर, स्क्यूड का मतलब होता है एक साइड पर। इन दैट मीन्स द गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स इंक्रीजेज, रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअर। दैट मीन्स जो इनइक्वालिटीज़ थी, चाहे वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हो, चाहे वो सोशल इनइक्वालिटीज़ हो, उसमें जितना हम कंट्रोल करना चाहते थे स्टिल हम उतना अचीव नहीं कर पाए। सो बिसाइड्स, as observed by an expert team of UNO, the implementation and enforcement have been the principal shortcomings of planning in India. मेन प्रॉब्लम होता है उसको implications। अगर हमने प्रोग्राम्स बहुत बना लिए, we made many programs, many planning, many commissions, but still if the implementation is not proper, in that way whatever we want to achieve, it is not possible to achieve. सो इन दैट केस जितना हम चाहते हैं, वट वी विलिंग टू अचीव, बट वी आर नॉट एबल टू अचीव, कि हम जितना चाहते हैं उतना हम अचीव नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ प्लानिंग, योजनाज। ये सारी जब प्रॉपर नहीं हो पाती है तो इम्प्लीमेंटेशन का ही प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से जितना हमें अचीव करना है वी आर नॉट एबल टू अचीव ऑल दीज। ओके, so these are so this chapter is about the long period goals, short period goals. Definitely long period goals are very important in point of view of exams, then success of planning, failures of planning. So just read the whole chapter again and then we will discuss its question answers. Okay, thank you so much.